हंसराज कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय रमा बहन, आज के विशिष्ट अतिथि जनरल वी.के. चतुर्वेदी जी, सभा कक्ष में उपस्थित शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्रिय बेटियों और बेटे, you all are like my own sons and daughters, rather grandsons and granddaughters. आज जो विषय दिया गया है, मैं कोशिश करूँगा कि विषय से जुड़ी हुई ही कुछ बातें रखूं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच तो जनरल साहब बहुत बढ़िया दे चुके हैं और आप लोगों में ऊर्जा भर चुके हैं। ये जैविक कृषि है क्या? ये अंग्रेजों ने नए शब्दों का निर्माण कर दिया, इससे हम लोग भ्रमित न हो। कृषि वास्तव में जैविक कृषि ही है और कुछ नहीं। जो जैविक कृषि का आज नाम दिया जा रहा है, वही पारंपरिक और सनातन कृषि पद्धति है। ये जो रासायनिक कृषि आया, अभी हम लोगों ने तो ट्रांजिशन पीरियड भी देखा है, जब पूर्णतः पारंपरिक कृषि होती थी और धीरे धीरे रासायनिक कृषि आने लगी। ये अंग्रेज जो हैं बहुत ही शरारती तत्व है। इनसे ज़्यादा क्रूकेड कोई नहीं हो सकता। क्रूकेड इज द राइट वर्ड। हर चीज में उन्होंने अपना एजेंडा ऐसा बनाया जिससे कि वो अगर देश को छोड़ के जा रहे हैं तब भी वो देश को बर्बाद करने में लगे रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो लाखों करोड़ों रुपए या डॉलर्स या पॉन्ड्स जो कह लो, इसके लिए इन्होंने पोटाश और नाइट्रोजन और यूरिया और हर तरह के केमिकल इन्होंने इकट्ठे करके रखे थे। वो तो खैर बनाओ कि हिरोशिमा नागासाकी का भी उसके बाद जो है युद्ध बंद करना पड़ा, नहीं तो न जाने कितने सालों ये इस्तेमाल करते रहते उसका। कि लाखों करोड़ के बम बारूद बनाने के सामान बच गए इनके पास। उनको किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसा तो फंसा हुआ है, इनको पैसा निकालना है उसमें से। पैसा निकालना इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इनके लिए जीवन महत्वपूर्ण नहीं। तो इन्होंने यूरिया और पोटाश का इजाद किया। इजाद क्या करना था, थोड़ा सा केमिकल फॉर्मुलेशन तैयार करनी थी। और ऐसे ऐसे देशों में जहाँ पर देश के शीर्षस्थ नेताओं को खेती की समझ नहीं थी, वहाँ इन्होंने पकड़ा और समझा दिया। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ।
सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो ये नहीं होता, क्योंकि वो जानते थे जमीन को, खेती देखी थी, की थी उन्होंने। और फिर ये अधिक अन्न उपजाओ और तरह तरह के स्लोगन देके ये शुरू। अब आज की जो स्थिति हो गई है, उसमें हमारे लिए कोई उपाय बचा ही नहीं है कि हम वापस जैविक कृषि पे न जाएं। एक उदाहरण आपको देता हूं। यदि तत्काल पंजाब और हरियाणा के कृषि पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन न किया गया तो अगले 20 वर्षों में, 20 मैक्सिमम, हो सकता है 15 भी, 15 से 20 वर्षों में पंजाब हरियाणा रेगिस्तान बन जाएगा, जैसलमेर बन जाएगा, रेत के पहाड़ दिखेंगे बस। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है इसका, क्योंकि धरती में आप जो कुछ भी अन्न उगाने के लिए डालते हैं, उसमें पैदावार बढ़ाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण को बचाना और जमीन को बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो 10-20% अनाज बढ़ा के कर क्या लेंगे आप खुद खा लेंगे, आप अपने बच्चों के और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की चिंता तो कर ही नहीं रहे। अभी जो रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, वो कहते क्या है कि अगर किसी खाद का बल्क डेंसिटी अगर 1.5% है तो चलेगा। इसका मतलब यदि आपने 100 किलो खाद डाला तो 1.5 किलो अगर इस्तेमाल नहीं भी हुआ तो चलेगा, वो एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनली। अगर हम 3 फसल करते हैं तो 4.5-5% हो गया, और 5% हो गया तो 20% में वो शून्य हो गया। यानी 20% के पास बाद वो जैसलमेर बनना ही है, उसको कोई उपाय ही नहीं है। तो हम अगर बल्क डेंसिटी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम पैदावार भी बढ़ाएं, लेकिन ऐसे विधि से बढ़ाएं जिससे कि हमें कोई नुकसान न हो, तो आपको पारंपरिक जो स्रोत हैं वही लेने पड़ेंगे, उसी का उपयोग करना पड़ेगा। और पारंपरिक स्रोत क्या है? गौ पर आधारित कृषि जब होगी तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। जो देसी गाय जो है, जो भारत की मूल गाय है, जिसको आप अखंड भारत कहते हैं, ये इस मानचित्र को देखेंगे आप तो बिल्कुल बाबिलोन से बोरोबुदुर तक ही जो भाग है, यानी इराक से लेकर इंडोनेशिया तक आप समझ लें, वहीं इस प्रकार की देसी गाय मिलती है। इनका जो गोबर है और गौमूत्र है,
इसमें 5100 से ज़्यादा आपको माइक्रोब्स होते हैं, और ये सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि हेल्पफुल है कृषि में, लेकिन कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे उनमें ये गुण है कि वो अगर आप खेत में या पौधे में डालेंगे तो नाइट्रोजन को वो वातावरण से खींचेंगे पौधे में, पोटाश को खींचेंगे, कैल्शियम, सोडियम, कॉपर, थोरियम, गोल्ड तक ये इनमें है। ऐसे ऐसे माइक्रोब हैं, इन्हीं का प्रयोग पारंपरिक रूप से हम लोग करते रहे हैं। अगर हवन की सामग्री सही है आपकी, तो हवन की भस्मी जो है उससे बढ़िया खाद कोई बना के दिखा दे, कोई भी साइंटिस्ट विश्व का। हवन की जो भस्मी है, इससे बेहतर कोई खाद हो ही नहीं सकता, जिसमें नाइट्रोजन भी है, सोडियम भी है, पोटाशियम भी है, सब कुछ है, हर तरह के मिनरल्स हैं, और ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है, क्योंकि अगर पत्तों पे छिड़क दीजिए तो कीड़े नहीं आएंगे वहाँ। जड़ के आसपास उसको छिड़क के थोड़ा सा उसमें निकोनी कर दीजिए, खुरपा चला दीजिए, तो जड़ में भी कोई किसी तरह का आपको फंगस नहीं लगेगा। प्रॉब्लम क्या होता है फंगस का, पेस्टिसाइड्स का, और कई तरह के बाहर के अटैक्स का। इन सबों को अगर ठीक करना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको प्राकृतिक विधि से खेती करनी पड़ेगी, जो करते रहे हैं हम, हजारों साल से करते रहे हैं। ये 50-70 साल में अंग्रेजों ने बिगाड़ा इसको, जानबूझ के बिगाड़ा, इसके लिए आज परेशान। आप सभी को अपने स्वास्थ्य में सुधार करना है तो 4 चीजें छोड़नी होंगी, 4 चीजें। धान का चावल, गेहूं जो हमारा अन्न है भी नहीं, ये विदेशी अन्न है। धान का चावल इतना मॉडिफाई कर दिया गया है कि वो धान है ही नहीं। चीनी, गुड़ नहीं कह रहा हूं, चीनी, और डेयरी का मिल्क। आपके शरीर में 5 लीटर खून होता है। कद काठी के हिसाब से 4.5 से 5.5 भी हो सकता है। उसका 1% यानी लगभग 5 ग्राम शुगर आपके ब्लड में होना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स करके जो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है, और आपके जिन बॉडी सेल्स को जरूरत होती है उसकी, वो नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाने की वजह से आपको चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं, आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए 5 ग्राम होना चाहिए। लेकिन 5 ग्राम का 6 ग्राम, 6 का 7, इतना फ्लक्चुएशन ठीक है, चल जाए।
लेकिन 10 ग्राम हो जाए, 20 ग्राम हो जाए, 50 ग्राम हो जाए, 100 ग्राम हो जाए तो क्या होगा? आज के दिन में जो हम चावल खा रहे हैं उसमें अगर आप एनालिसिस करेंगे उस ग्रेन का तो 0.2% फाइबर है। लेकिन जिस तरह का पॉलिश चावल मिल रहा है जो हम खा रहे हैं उसमें 0% भी फाइबर नहीं है ही नहीं। इसी तरह से गेहूं में 1.2% फाइबर है, लेकिन जो हम गेहूं खा रहे हैं या गेहूं का जो आटा खा रहे हैं और खास करके मैदा जो खा रहे हैं उसमें फाइबर तो है ही नहीं। ग्लूटेन है और ग्लूटेन इज ए सच ए केमिकल जो कि बहुत ही डेंजरस केमिकल है आपके बॉडी के लिए। तो हम ऐसी चीज खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। फाइबर ज़्यादा हो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो पारंपरिक हमारे अनाज हैं, मोटे अनाज, वो हम खाएं। यदि आप कोदो खाते हैं, कुटकी खाते हैं, सांवा खाते हैं, हरा सांवा खाते हैं, कंगनी खाते हैं, ये सारे पॉजिटिव मिनरल्स खाते हैं तो 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक ये धीरे धीरे ग्लूकोज आपके ब्लड में रिलीज करेंगे। सुबह दोपहर शाम आप चावल खा रहे हैं और 100 ग्राम चावल पे 35 ग्राम आपको ब्लड में फ्लड आ रहा है ग्लूकोज का, फ्लडिंग ऑफ ग्लूकोज। तो क्या होगा? हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड के साथ वो ग्लूकोज बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जब रिवर्स पंपिंग करेगा, वापस खींचना चाहेगा, तो खींच नहीं पाएगा क्योंकि ब्लड की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अगर इतना डेंस ब्लड अगर खींच लेगा हार्ट में तो इंस्टेंट हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो बॉडी का सिस्टम क्या करता है? उस डेंस ब्लड की डेंसिटी को कम करने के लिए आपके टोटल ब्लड वेसल्स में जहां तहां उसको मौका मिले, सुविधा मिले, वहां शुगर को चिपका देता है, रोक लेता है। और शुगर को रोकता है तो उसके साथ कार्बन को भी रोकता है, उसके साथ हर तरह के शरीर के कचरे को भी रोक लेता है। जितने तरह की बीमारी आप सोच सकते हैं, ये सब कुछ जो है इस कारण से होता है कि आपका शुगर इम्बैलेंस हो गया ब्लड में। और इसको ठीक करने का क्या उपाय है? ऐसे फाइबरस ग्रेन्स खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा इतनी ज़्यादा हो कि वो आपके ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो बढ़ाए नहीं। तो माइक्रोब का कम होना 2-3 चीज़ों से है। पहला है मुख्य रूप से डायबिटिक, जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन हम ले रहे हैं, किसी चीज़ में एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक ठीक है, कुछ वायरस को मारता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जिस वायरस को मारने के लिए दिया जा रहा है, अगर वो ज़रूरी है तो दीजिए, लेकिन वो तो आपके गट के पूरे माइक्रोब्स को भी खा जाता है, मार देता है। तो इसलिए माइक्रोबियल इम्बैलेंस आपका वहाँ से स्टार्ट होता है। शुगर इम्बैलेंस को कम करने के लिए बस एक ही उपाय है कि हमारा भोजन ऐसा हो जिसमें हम
ज़्यादा फाइबर वाले ग्रेन्स खाएं, लेकिन कुकिंग मीडियम मस्ट बी ऑथेंटिक। अगर ये आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आने वाला भविष्य ठीक रहेगा। बच्चे बहुत अच्छे भविष्य की ओर देख रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, आपके प्रधानमंत्री बहुत इसके पीछे लगे हुए हैं। ये एक कारण है जो आपको बताना जरूरी था। अब दूसरा कारण बता रहा हूँ जो कि देश के लिए जरूरी है। देश के लिए जरूरी ये है कि देश साफ सुथरा हो, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ हो, पर्यावरण ठीक हो इसका। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम प्रकृति की रक्षा करें। जितने मैंने मोटे अनाज की बात की और छोटे अनाज की बात की, इसमें 1 किलो अन्न उत्पाद करने में 200 से 300 लीटर मात्र पानी व्यय होता है। और मोटे अनाज की खासियत क्या है? इसको पानी तो चाहिए ही नहीं, कम चाहिए। एक बारिश हो गई तो 200 लीटर पानी मिल जाता है। खाद भी नहीं चाहिए, गोबर वगैरह है तो डाल दीजिए, हवन की भस्मी है आप छिड़क दीजिए, बस वो काफ़ी है। कीटनाशक की भी जरूरत ना होती, कीड़े नहीं लगते इसमें। मजे की बात यह है, मोटे अनाज में कीड़े नहीं लगते। अभी रायपुर में मैं गया था एक किसान के यहाँ देखने के लिए, उसके पास 50 साल पुराना कोदो पड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम फ्रेश। तो इसलिए जहाँ पर्यावरण की रक्षा होती हो, जहाँ न पानी चाहिए, न खाद चाहिए, न कीटनाशक चाहिए, ऐसा उपाय हम क्यों ढूंढें? इसलिए वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थियों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप मोटे अनाज, छोटे अनाज और चावल, गेहूं, चीनी और डेयरी के मिल्क से रहित जीवन पद्धति अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।